वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट करेंगे, अलॉन्ग विद दैट सेक्शन 6 करेंगे, दैट इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है ना। इन दोनों टॉपिक्स को आज बढ़िया से रिवाइज करेंगे और एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। और आई रियली डेयर, हाउ मेनी ऑफ़ यू विल सॉल्व इट? मेरे को आंसर चाहिए, मुझे कमेंट में उसके रिप्लाईज चाहिए। ओके, सो सबसे पहले डीम्ड रेजिडेंट ये बताओ, जब सेक्शन 6(1) एक्सप्लेन कर ही गया है कि रेजिडेंसी कैसे बनेगी, तो फिर हमें डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट क्यों लाना पड़ा? क्या किसी को भी आइडिया है कि क्या ऐसा गैप था जिस गैप को किसी भी तरीके से गवर्नमेंट, चाहे वो रेजिडेंसी के कॉन्सेप्ट से हो या फिर वो सोर्स ऑफ इनकम के टैक्सेशन हो, दोनों ही कॉन्सेप्ट से कवर नहीं कर पा रही थी? कुछ लोग स्टिल ऐसे थे जो बहुत अल्ट्रा स्मार्ट थे और कहीं ना कहीं हमारे देश को और दूसरे देशों को भी जो है टैक्सेशन के ब्रैकेट से अपने आप को बचा के ले जा रहे थे। ठीक है, सो वो ओवर स्मार्ट लोग जो थे, उन लोगों को कैसे ट्रैप किया विद डीम्ड रेजिडेंट, है ना, 6(1) सेक्शन लाके। सो इस सेक्शन का अंडरस्टैंडिंग ना इसी चीज़ के साथ आप लोगों को बहुत अच्छे से हो जाएगी कि बेसिकली ऐसा क्या लूप रह गया था जिसकी रिकवरी ये कर देता है। तो फिर आपको सेक्शन समझ में आ जाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे दो मुद्दे हैं। पहली बात तो इंडिविजुअल्स जो कि भारत के सिटीज़न हैं, ठीक है, इंडियन सिटीज़न है, तो ये बात करता है, ये जो सेक्शन है 6(1) ये सिर्फ़ और सिर्फ किसकी बात करता है? ये बात करता है इंडियन की और जो कि भारत का सिटीज़न है। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली कंप्लीट होनी चाहिए। सो ये दोनों की बात तो हम मैम 6(1) में भी करके आए थे, वहाँ हमने नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से रेजिडेंट बनाया था, है ना। यहाँ पे डीम्ड रेजिडेंट जो है ये नंबर ऑफ़ डेज़ की बात करता ही नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप भारत में आए या नहीं आए, समझ गए आप? किन लोगों को टारगेट हो रहा है? ये उन लोगों को टारगेट हो रहा है जो लोग भारत में नहीं आए हैं। राइट, एग्जैक्टली, जो भारत में नहीं आए हैं। अब भारत में आप आए नहीं हो, आपका कोई लेना देना नहीं, हम भारत में कैसे टैक्स कर लेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इंडिया के सिटीज़न हो? नहीं, उसका कुछ और भी चीज़ होनी चाहिए, है ना। सो इनकी जो टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम में जो फॉरेन सोर्स्ड इनकम है वो अगर हम निकाल दें तो इनकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर की है, एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम। और ये कहीं से भी, फॉरेन का मतलब इंडिया से बाहर, एनी कंट्री, कहीं से भी सोर्स हो रही हो, वी उसके हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है? नंबर, आप भारत में नहीं आए हो लेकिन आप भारत से पैसा कमा रहे हो। अगर ये सिचुएशन है तो जो 6(1) था, अगर आपको याद हो तो 6(1) के अंदर एक ही प्रॉब्लम थी कि 6(1) बात करता था नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से रेजिडेंसी को। तो इसको तो पूरा पास कर गए, है ना, बाईपास कर दिया, क्योंकि ये भारत में आए ही नहीं, ये इतने स्मार्ट लोग थे। लेकिन भारत से ये पैसा बराबर से कमा रहे थे, तो इनको वहाँ कवर करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया डीम्ड रेजिडेंट। मान लो भारत से पैसा कमा रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं वहाँ टैक्स दे रहे हैं, फिर भी हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि कोई ट्रीटीज़ या किसी चीज़ में कवर हो गए होंगे। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन के साथ हमको साथ में एडिशनली ये देखना है कि ये उस अदर कंट्री में या टेरिटरी में नॉट लाइबल टू टैक्स है ना, उनको वहाँ लाइबिलिटी ही नहीं है टैक्स पे करने की। और उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। अगर हम दुबई का यहाँ एग्जाम्पल लें, और अभी की बात नहीं कर रहे, अभी तो थोड़ा सा वहाँ पे भी टैक्सेशन आ ही गया है, थोड़ा और लेस। हम अगर 5 साल पहले की वहाँ बात करें तो दुबई के केस में अगर हम ये कहें कि आप वहाँ 365 दिन रहे हो, राइट, तो वहाँ पे इस रेजिडेंसी के बेस पे भी, क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स कॉन्सेप्ट ही नहीं है, चाहे आप 365 दिन ही क्यों ना रह लिए, फिर भी आपकी इनकम को टैक्स नहीं कर रहा। ये क्या है? क्योंकि वहाँ पे इनकम टैक्स है ही नहीं। सो आप लाइबल टू टैक्स नहीं हो कॉज ऑफ रेजिडेंसी, क्योंकि आप वहाँ रह रहे हो। या फिर डोमिसाइल हो सकता है, कोई कंट्री पर्टिकुलर ऐसी है, कंट्री एक्स से इट भी, कंट्री एक्स ने कहा है कि जो भी कंट्री वाई से डोमिसाइल लोग होंगे उनसे हम कोई भी इनकम टैक्स नहीं लेंगे। ये उनका अपना एक सेटअप हो सकता है ना, हर कंट्री का। जैसे हमारा रेजिडेंट कैलकुलेट करने का तरीका सेक्शन 6(1) डेमोस्ट्रेट करता है, ऐसे ही हर कंट्री का क्या अपना कुछ होगा। हाँ, तो अगर आप डोमिसाइल की वजह से किसी कंट्री में लाइबल टू टैक्स नहीं हो,
है ना, या फिर रेजिडेंस की वजह से वहाँ पे टैक्स नहीं पे कर रहे हो, या फिर सिमिलर नेचर कोई भी इसी तरीके की कोई और चीज़ है। हर कंट्री का जो है ना अलग अलग है कि वो किस बेसिस पे आपको टैक्स करना चाहता है। वो कहता है आपका परमानेंट हाउस होना चाहिए। कोई कंट्रीज़ ऐसी भी हो सकती हैं जो कहती हो कि आपके परमानेंट घर होंगे यहाँ पे तो हम आपको टैक्स करेंगे। कुछ कंट्रीज़ कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर के आती होंगी, जैसे हम नंबर ऑफ़ डेज़ को बेस बनाते हैं ना, किसी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना होगा, किसी के केस में इकोनॉमिक या पर्सनल टाइज देख रहे होंगे, किसी के केस में हैबिचुअल अबॉर्ड्स वगैरह। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कि सिमिलर नेचर में आ सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम इन 3 पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे कि क्या वो लाइबल टू टैक्स नहीं था इन 3 वजहों की वजह से, और उसकी इनकम जो थी भारत से जो जनरेट हुई वो 15 लाख से ऊपर की है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम उसे डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे। कहाँ में, कहाँ का डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा? वो भारत का। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ देखो, मैंने यहाँ लिखा इंडियन सिटीज़न। इंडियन सिटीज़न की जगह मान लो यहाँ पे लिखा होता इंडियन ओरिजिन, तो क्या होता? अगर ये इंडियन ओरिजिन होता तो क्या होता? इंडियन ओरिजिन अगर ये होता तो उस सिचुएशन में हम उसे डीम्ड रेजिडेंट नहीं मानते, क्योंकि स्पेसिफिकली 2 बातें, इंडिविजुअल और इंडियन सिटीज़न, ये होना चाहिए। और इसके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। क्या? एक तो इसकी टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए, और ये उस पर्टिकुलर कंट्री में या उस टेरिटरी में नॉट लाइबल टू पे टैक्स होना चाहिए। अब ये जो है ना लाइबल टू पे टैक्स क्या होता है, इसको सीबीडीटी ने एक्सप्लेन किया हुआ है थ्रू अ सर्कुलर। राइट हमें मैम उस सर्कुलर को याद रखना पड़ेगा या उसकी डिटेल्स चेक करनी होगी? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो ये कोई आपसे कहे कि भाई ये कहाँ से लाई ये बात, तो आप ये कहोगे कि लायबल टू पे टैक्स जो है ये सीबीडीटी की सर्कुलर में एक्सप्लेन है कि कैसे माना जाएगा कि है या नहीं। और इस सर्कुलर के अंदर ही एक छोटी सी बात लिखी हुई है जो है छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनी वन यू जिन लोगों ने भी इस बात को पहले सुना हुआ है वो मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि मैम हम भी जानते थे इस बात को। ठीक है, अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी कंट्री के अंदर लाइबल है, यहाँ वर्ड क्या है? नॉट लाइबल टू पे टैक्स, है ना, लाइबल टू पे टैक्स है, और सब्सिक्वेंटली लेटर ऑन किसी भी वजह से, जैसे हमारे यहाँ 87A है जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ रिबेट मिल जाती है ना, या फिर हम लोगों के पास सेक्शन 10 है जिसमें एग्जम्पशंस आ जाती है, किसी भी वजह से लेटर ऑन हमें उस लाइबिलिटी से एग्जम्प्ट कर दिया जाता है, तो क्या उसे लाइबल टू टैक्स पे टैक्स माना जाएगा? द आंसर इज़ यस। आप लाइबिलिटी है आपकी टैक्स पे करने की, बट कॉज ऑफ सम सेक्शन और सम पर्टिकुलर मेंशन आपको टैक्स नहीं देना है। सो समझो, जब मैं बात करती हूँ लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी एक ऐसा टर्म है कि क्या आपकी इनकम पे टैक्स कंप्यूट होगा, इनकम पे टैक्स कंप्यूट होगा, इसको पे करना या ना करना, ये एक बाद की बात है कि आपसे उस पर्टिकुलर कंट्री का वो क्या कहता है। तो अगर आप यहाँ लाइबल हो गए तो फिर हमारे पास सेक्शन 61A अट्रैक्ट नहीं होता। ये अट्रैक्ट कब होगा? जब आप नॉट लाइबल टू पे टैक्स हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। इसमें इससे ऊपर ना कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बस इसे उन केसेस के लिए याद रखना है, कोई HNI लेवल के अगर इंडिविजुअल्स हैं, हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स, जिन लोगों ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो बाईपास करते हैं टैक्सेस को, तो सिर्फ उनको कर्ब करने के लिए इंडिया ने ये मैकेनिज़्म ड्रॉ किया है। आई होप दिस इज़ क्लियर, राइट। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ICI के जो पास्ट क्वेश्चन हैं वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। यू कैन प्रैक्टिस इट देयर। अब हम बात करते हैं एडिशनल कंडीशंस की, जो हमें बता रहा था कि आपने ना रेजिडेंट तो डिसाइड कर लिया है ना, और नॉन रेजिडेंट ये कैसे डिसाइड हुआ था आपका? सेक्शन 61 से
अब मैं ये कह सकती हूँ कि सेक्शन 1A भी डिसाइड करा रहा है मुझे रेजिडेंट, है ना। ये भी मुझे डिसाइड करा रहा है, ये भी मुझे डिसाइड करा रहा है कि वेदर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है ना। इस क्राइटेरिया से डिसाइड हो रहा है कि नहीं, यस। अब जो सेक्शन 6 है वो मुझे बताएगा कि रेजिडेंट फर्दर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब इस कंपटीशन में आने से पहले ही सेक्शन 6(1)(a अपने आप को बैक ऑफ कर लेता है। बैक ऑफ इन द सेंस कि कोई भी रेजिडेंट जो बाय वर्च्यू ऑफ 6(1)(a रेजिडेंट बना है वो हमेशा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा, ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। सो मैम उनके केस में हमें 6(6) को नहीं देखना है, नहीं, उनके केस में हमें 6(6) को नहीं देखना है। ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फॉरगेटफुल चीज़ नहीं है ये। अब बात करते हैं 6(6) की, विच इज़ वेरी रेगुलर एंड रूटीन, हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। इसमें हमें क्या करना होता है, बेसिकली ज़्यादातर टेस्ट हमारे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के हैं, क्योंकि जो बेसिक कंडीशन थी वो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे थे कि आपने इस साल में जिस साल की इनकम आपकी कंप्यूट होनी है उस साल का आपका स्टे क्या कहता है। और जब हम यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो स्टे है वो कौन सा देखना है, हमको देखना है आपके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ठीक है। सो सबसे पहली बात, अगर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 9 साल 10 में से अगर आप नॉन रेजिडेंट रहे या और, यहाँ पे कंडीशन क्या है, और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 729 डेज या इससे कम, लेस देन इक्वल टू 729 डेज आउट ऑफ 7 अगर आपका स्टे है तो इन दैट केस आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखो इनकम टैक्स हमेशा एक्सप्लेन करता है कि क्या नहीं करो, तो मतलब आप क्या कर सकते हो वो आप ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लो। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि अगर आप 9 साल नॉन रेजिडेंट हो गए ना 10 सालों में से, तो फिर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मैम ये दोनों कंडीशंस क्या हम लोगों को साइमल्टेनियसली पूरी करनी होगी या ये ऑप्शन है और के साथ? ये दोनों की दोनों जो कंडीशंस हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है और के साथ, और लगा होता है बीच में। या तो आप इस कंडीशन को पूरा कर लीजिए या फिर आप इस कंडीशन को, या तो हम आपके 10 साल देखेंगे या हम आपके 7 साल देखेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे 7 साल के केस में अगर आपने 729 डेज या उससे कम स्टे किया है तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। तो ऑर्डिनरी का क्या निकला इससे, अगर मैं इसका सीधा बोलूँ, इसका मतलब अगर आप कोई भी 2 साल 10 सालों में से रेजिडेंट हो जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, यू विल बी इन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आप 730 दिन उससे ज़्यादा इक्वल टू 730 डेज और मोर अगर आप पिछले 7 सालों में यहाँ पे स्टे करते हैं भारत में, है ना, यहाँ पे रेजिडेंसी चेक करनी है, यहाँ पे स्टे चेक करना है, तो फिर उसके केस में क्या आ जाएंगे आप, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक। अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो है इंडियन सिटीज़न और इंडियन ओरिजिन्स को लेके। हमेशा ही मैम ये इंडियन सिटीज़न और इंडियन ओरिजिन्स फंसे रहते हैं। देखो जो आदमी भारत का सिटीज़न है तो यानी कि यहाँ का नागरिक है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी कि नहीं, है ना। और जो भारत से ही उत्पन्न हुआ है और फिर कहीं पे भी चाहे उसकी ब्रांचेस कहीं पे भी जा कर के हो रही हैं, क्या उसकी भी कहीं बैक ऑफ द माइंड कोई ना कोई यहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? यस। तो इसलिए इन दोनों को फंसाते हैं। तो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ इंडियन सिटीज़न और इंडियन ओरिजिन, इन 2 लोगों के लिए। और यही सबसे ज़्यादा मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हर मैम हर पॉइंट में कहीं सिटीज़न है, कहीं ओरिजिन है, कहीं सिर्फ सिटीज़न है, कहीं कुछ है, तो हम लोग कंफ्यूज जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो भारत के बाहर रहता है और आता है भारत में विज़िट के लिए, किस जैसा लग रहा है ये 6(1) की एक्सेप्शन जैसा लग रहा है मैम, है ना, उससे रिलेट करो। तो ये उनकी बात हो रही है, उन लोगों की। और उनकी जो टोटल इनकम है वो ज़्यादा है 15 लाख। कहाँ से? एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम,
है ना। इस वर्ड को ना ऐसे ही याद कर लो, क्योंकि इनकम टैक्स में ये बहुत ज़रूरी है, आपकी टर्मिनोलॉजी सही होनी चाहिए। तो एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम, अगर टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और आप 120 दिन से तो ऊपर रहे हो, है ना, या तो 120 दिन या 120 दिन से ऊपर रहे हो, लेकिन 182 डेज या उससे नीचे रहे हो, मतलब आप इन दोनों दिनों के बीच में कहीं फंसे हुए, इतना ही अगर आपका स्टे अगर भारत में है, तो फिर हम आपको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मीन्स अगर इस क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करते हो कि आप 120 दिन कम से कम और 182 डेज़ ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही रहे हो यहाँ पे, तो फिर आप क्या कहलाएंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है। एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आप सेक्शन 61A की वजह से रेजिडेंट हुए हो, डीम्ड रेजिडेंट हुए हो, तो उस केस में आप लोगों को किसी भी तरीके से ये टेस्ट में जाना ही नहीं है, आप हर हालत में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आप लोग? हर हालत में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे, राइट। सो दिस वाज अबाउट योर एडिशनल कंडीशंस विच इज़ वेरी सिंपल एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छे से रिमाइंड रहेंगे। तो डीम्ड रेजिडेंसी, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस यहाँ एडिशनल कंडीशंस, और एडिशनल कंडीशंस जो दूसरे वाली हैं उनको तो हम काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं, कोई हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए मेन मुद्दा है वो मुद्दा है ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट, इसको हमको याद रखना है। तो इंडियन सिटीज़न वाला जो केस था, उस केस में ये जो डेट्स हैं इसको याद रखो। इस केस में आप हर हालत में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेंगे, और अगर आप डीम्ड रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं तो फिर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही रहेंगे। इन दैट केस आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली कैटेगरी में किसी भी हालत में फॉल नहीं कर सकते। ठीक है। और ये सब पापड़ हम क्यों बेल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है ना, कि आपकी कौन सी इनकम भारत में टैक्स होगी, ये डिसाइड होता है रेजिडेंट के बेस पे, कि आप रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी हो या नॉन रेजिडेंट। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आप लोगों को ये क्लियर है, सो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और इस बार मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। तो क्रिस गेल के बारे में कितने लोग हैं जिन्होंने सुना हुआ है? मोस्टली मेरे को लगता है जो क्रिकेट फैंस होंगे उन्होंने तो उसका नाम सुना ही होगा, बाकी आप लोग आजकल की जनरेशन हो तो नए क्रिकेटर्स के बारे में ज़्यादा सुना होगा। तो क्रिस गेल जो है, ठीक है, क्रिकेटर्स के केस में क्या है, ये लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्रिकेट खेलने के लिए जाते रहते हैं। ठीक है। ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। ये विज़िट करते हैं भारत को 102 डेज़ एवरी फाइनेंशियल ईयर। एवरी फाइनेंशियल ईयर। ऐसा क्या मैम, हर साल तो कोई यहाँ पे स्पोर्ट्स हो नहीं रहे होते? अरे जब से ये IPL और T20s और ये इतनी सारी वैरायटी शुरू हुई है ना, तो कोई ना कोई क्रिकेट गेम चलता ही रहता है। तो अब ये कुछ टाइम से भारत में 102 दिन के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में आ ही रहे हैं, और ये कुछ दिन कितने, लास्ट 10 ईयर्स से यही काम चल रहा है इनका। अब आपको मुझे बताना है इनका रेजिडेंशियल स्टेटस आप लोगों के हिसाब से क्या होगा। तो भारत में इनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, ये आप लोगों को मुझे आंसर देके बताना होगा। अब इसी सेम सिचुएशन में अगर मैं थोड़ा सा ऐसे 1 2 3 करके ही आंसर्स देना आप लोग मुझे, ठीक है, क्रिस गेल आंसर देना, और यहाँ पे ना मुझको सिर्फ ये मत बता देना रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, मुझे रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ये एग्जैक्ट कैटेगरी से आंसर देना। सेकेंड सिचुएशन में अगर मैं कहूँ कि ये क्रिस गेल की जगह समझो कि यहाँ है श्रीनाथ। श्रीनाथ जो है ये इंडियन क्रिकेटर है, ये इंडियन सिटीज़न है। ठीक है, ये इंडियन सिटीज़न है। अगर ये वेस्ट इंडीज़ में रहते और रिप्रेजेंट करते वेस्ट इंडीज़ की ही क्रिकेट टीम को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो दूसरी कंट्रीज़ में रह के उन कंट्रीज़ के बिहाफ पे प्ले कर रहे होते हैं ना, है तो इंडिया के सिटीज़न, है इंडिया के सिटीज़न, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम को।
इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये सेम फैक्ट जो क्रिस गेल वाले हैं, ये फैक्ट्स इनके साथ रहें कि ये इंडियन सिटीज़न है और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम के साथ खेल रहे हैं, उन्हीं को रिप्रेजेंट करते ये भारत में आते हैं और भारत में 102 दिन ये हर फाइनेंशियल ईयर में पास्ट 10 ईयर से रह रहे हैं, तो क्या आपके आंसर्स में कोई बदलाव आएगा? इफ़ येस तो क्या, इफ़ नॉट देन व्हाट? ठीक है, सिर्फ रीज़न बताना है मुझे, क्या आपके आंसर में कोई चेंज आएगा? थर्ड सिचुएशन, अगर ये जो श्रीनाथ है इन्होंने इंडिया को विज़िट किया नॉट फॉर 102 days बट फॉर 120 days एवरी ईयर, ठीक है, कब? लास्ट 10 years। इसका मतलब मैं यहाँ पे तीनों ही केसेस में, मेरे प्रीवियस ईयर में भी इनके यही नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, तो क्या मेरे आंसर जो है अब बदल जाएगा या आंसर अभी भी सेम रहेगा? 102 दिन की जगह 120 दिन एवरी ईयर अगर ये रहते हैं, तो ये क्रिस गेल वाला पहले आप मुझे बताएंगे। इसमें आपने मुझे 3 चीज़ें बतानी हैं, इनमें से क्या? फिर श्रीनाथ के केस में आप मुझे बताएंगे कि क्या आपका आंसर स्टिल सेम रहेगा एज क्रिस गेल या आपके आंसर में बदलाव आएगा, और बदलाव आएगा तो उस बदलाव का आप मुझे रीज़न लिखेंगे, 1 लाइन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड सिचुएशन में इसे 102 ना कंसीडर करके, श्रीनाथ वाले केस में आपने कंसीडर करना है 120 दिन, और श्रीनाथ का मतलब क्या है कि ही इज़ एन इंडियन सिटीज़न। देखो कितनी क्लैरिटी मैं आप लोगों को दे दे के बता रही हूँ। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या इस सिचुएशन में आपके आंसर में कोई चेंज आएगा एज़ कम्पेयर टू सेकंड, या जो सेकंड में आपका व्यू था वही व्यू आप स्टिल कैरी करेंगे। तो उस रीज़न को भी आप मुझे देंगे, और आंसर मैं आपको ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में दूंगी जब मुझे ऐसे लगेगा काफ़ी बच्चे अपनी तरफ से ट्राई कर चुके हैं, ठीक है।